नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटिकल प्रपंच का ये वीडियो एक शायरी के जरिए शुरू करेंगे कि प्याला जहर कहो या अमृत का अपना कर्तव्य समझकर पीते हैं। कुछ लोग एक जिंदगी में 1000 जिंदगियां जीते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 11 साल की उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। देश के लिए गिरफ्तार हुआ, जेल गया, पुलिस के डंडे खाए और यातनाएं सही, लेकिन दिल में जो देश प्रेम की भावना थी, जो देश को आज़ाद कराने का जुनून था, वो तनिक भी कम न हुआ। और वो जब पॉलिटिक्स में घुसा तो वो इंदिरा का करीबी बन गया। वो इंदिरा की हर बात मानता था, लेकिन उनके बेटे संजय की नहीं, जो संजय गांधी को उनकी औकात दिखा दिया करता था। और जब वो विदेश मंत्री बना तो उसे कुछ ही दिन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसे अपने ही साथी गृह मंत्री की बेटी को आतंकवादियों से बचाना था। और जब उसे लगने लगा कि अब उसके पॉलिटिकल रिटायरमेंट की बारी है, अब उसे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, तब उसे देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और 78 साल की उम्र में उस शख्स को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसने अपने राजनीतिक आकाओं को बचाने के लिए पॉलिटिक्स की ऐसी गंदी चालें चली जिससे उसने अपने सभ्य और प्रतिष्ठित राजनीतिक दामन पर जी भर कर दाग लगाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल की। चलिए कहानी को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। इंदिरा कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को पंजाब के झेलम में हुआ था, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। शुरू से ही माँ और बाबूजी को आज़ादी के लिए लड़ता देखकर गुजराल साहब शुरू से ही महज 11 साल की उम्र से ही आज़ादी की लड़ाई में एक्टिव हो चुके थे। गुजराल साहब पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लाहौर के ही डीएवी कॉलेज से करी और धीरे धीरे उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा। और वो पहले तो लाहौर छात्र संघ के मेंबर बने और फिर उसके अध्यक्ष भी बन गए। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो वो दिल्ली में ही बस गए और यहाँ उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करते हैं। और अब 1958 का साल होता है। गुजराल साहब नए भारत की नई पॉलिटिक्स में पांव जमाने को मौका तलाश रहे थे। पहले तो वो कांग्रेस के छुटवैये नेताओं के संपर्क में आकर कांग्रेस में मौके तलाश रहे थे और धीरे धीरे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा के संपर्क में आए और उनके करीबी बन गए। इंदिरा भी उन दिनों अपने पिता के राजनीतिक छत्रछाया में अपनी एक टीम तैयार कर रही थी, जो उनके पिता के जाने के बाद उनको भी उस मुकाम तक पहुंचा सके जिस मुकाम की ऊंचाइयों को उनके पिता ने छुआ था। उनकी टीम में एक ऐसे ही वफादार नौजवान थे, इंदिरा कुमार गुजराल। गुजराल को 1964 में राज्यसभा भेजा गया। जाहिर तौर पर इसमें हाथ उनकी टीम लीडर इंदिरा गांधी का ही था। और 1969 के साल में जब इंदिरा गांधी ने पार्टी और सत्ता पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, तब इन टीम मेंबर्स को सम्मानित किया गया, इन्हें पुरस्कृत किया गया। लगभग सभी को मंत्री पद दिए गए। इसी कड़ी में 1971 में गुजराल को काबीना मंत्री का पद दिया गया। और फिर आता है इमरजेंसी का वो काला दौर, जहां विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा था। आम जनता त्राहिमाम कर रही थी। इमरजेंसी की आड़ में जबरन नसबंदी कराई जा रही थी, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी की वो प्रसिद्ध कविता आओ मर्दों ना मर्द बनो। लेकिन पूरी इमरजेंसी पर सबसे अच्छी टिप्पणी आडवाणी साहब ने करी थी। उन्होंने कहा, लोगों को झुकने के लिए कहा गया था, लोग तो रेंग कर चलने लगे। तभी का समय था जब हमें गुजराल साहब का उग्र रूप देखने को मिला। इमरजेंसी का वो दौर जहां सरकार दफ्तरों से नहीं, प्रधानमंत्री आवास से चल रही थी। हस्ताक्षर दस्तावेजों पर
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हुआ करते थे, लेकिन सारे ऑर्डर उनके छोटे बेटे संजय गांधी के थे। और इसी कड़ी में एक दिन गुजराल साहब को प्रधानमंत्री आवास से फ़ोन आता है और उनसे कहा जाता है, मैडम प्राइम मिनिस्टर ने आपको याद किया है, जल्दी आवास पहुंचिए। और जब गुजराल आवास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ इंदिरा गांधी नहीं, उनके छोटे बेटे संजय उनका इंतजार कर रहे थे। संजय ने गर्म मिजाजी में चिल्लाते हुए गुजराल को कुछ निर्देश दिए और गुजराल भड़क गए। उस शांत स्वभाव के सौम्य राजनेता को अपनी नेता के बेटे का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने संजय गांधी से कहा, संजय अपनी हद में रहो, मैं ऑर्डर तुम्हारी मम्मी से लेता हूँ, तुमसे नहीं। ये कहते हुए गुजराल तिलमिलाते हुए प्रधानमंत्री आवास से बाहर चले गए। आप सोच सकते हैं उस सौम्य स्वभाव के राजनेता के दिल पर क्या बीती होगी कि उसके नेता के ही बेटे उसे हड़का रहे हों। इंदिरा को जब ये सारा कृत्य मालूम चला तो उन्हें हालात का अंदाजा हो चुका था। अब वो न बेटे को कुछ कह सकती थी और न गुजराल जैसे साथी को, जिसने हर कदम पर उनका साथ दिया था। तब उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और पहले तो गुजराल का मंत्रालय बदल दिया और फिर उन्हें सोवियत संघ यानी आज के रूस में राजदूत बनाकर भेज दिया गया। कुछ राजनीतिक जानकारों की माने तो गुजराल को वहाँ एक सजा के रूप में भेजा गया था, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इंदिरा गांधी के बाद देश में मोरारजी देसाई की सरकार आई, चौधरी चरण सिंह की सरकार आई, लेकिन किसी ने भी गुजराल को वापस भारत नहीं बुलाया। ये इसलिए था क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि जब अमेरिका पाकिस्तान के जरिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी घुसपैठ कर रहा है तो ऐसे समय में रूस के साथ गहरे संबंध बनाने कितने जरूरी है, और इसके लिए उससे भी ज़्यादा जरूरी है वहाँ एक कुशल और समझदार व्यक्ति की मौजूदगी, और इंद्र कुमार गुजराल से ज़्यादा समझदार और कुशल व्यक्ति वहाँ कोई नहीं हो सकता था। और अब होता है 1980 का साल। गुजराल को मैक्सिको से भारत वापस बुलाया जाता है। अब यहाँ भारत आकर गुजराल को न तो प्रशासनिक सेवाओं में अपनी कोई ज़रूरत नज़र आ रही थी, न राजनीतिक सेवाओं में। अब वो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विधि की रचना में तो कुछ और ही लिखा था। अभी तो कुछ और ही होना था। 1987 का साल, देश में राजीव गांधी की सरकार और देश भर में बोफोर्स का घोटाला टूल पकड़ रहा था। राजीव गांधी के सबसे करीबियों में से एक रहे बीपी सिंह उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन दिनों बीपी सिंह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों के नायक बनकर उभर रहे थे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था जनता दल के सहयोग से। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अब बीपी सिंह को ऐसे नेताओं की जरूरत थी जो अपने विषय में पारंगत हों, और ऐसे में विदेश नीति के मामले में गुजराल से अच्छा उन्हें कोई ना दिखा। गुजराल कांग्रेस से इस्तीफा देकर जनता दल में शामिल हो गए। अब 1989 का लोकसभा चुनाव था। गुजराल अपने गढ़ पंजाब की जालंधर सीट से जीतकर दिल्ली पहुंचे और यहां उन्हें जनता पार्टी और अन्य दलों के गठबंधन से बनी जन मोर्चे की सरकार में विदेश मंत्री का पद दिया गया। अभी उनको पद संभाले कुछ ही समय हुआ था कि एक बड़ी चुनौती अब उनका इंतजार कर रही थी। उनको अपने ही साथी और देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को JK-LF के आतंकवादियों से सकुशल बचाना था, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने सौंपी थी। और गुजराल ने अपने कौशल का परिचय देते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को सकुशल देश वापस लाया। हालांकि इसके लिए सरकार को कीमतें भी चुकानी पड़ी, कई आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, लेकिन गुजराल की ये विदेश मंत्री के रूप में पहली चुनौती थी जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब साबित हुए। और अब आता है 1991 का लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बार गुजराल जालंधर सीट से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे बिहार की
पटना सीट से ये पूरी देश की राजनीति में एक उथल पुथल का माहौल था कि एक पंजाबी नौजवान जो पंजाब के लिए जिया, पंजाब में पैदा हुआ, पंजाब की पॉलिटिक्स करता है, वो अब बिहार के पटना में पॉलिटिक्स करेगा, ये कैसा संभव है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ये फैसला गुजराल का था तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि ये फैसला बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का था। लालू प्रसाद यादव भी केंद्र की पॉलिटिक्स में अपना दबदबा चाहते थे और वहाँ दबदबा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी था कि केंद्र की सरकार में अपने मोहरे बैठाए जाएं। इसी कड़ी में उन्होंने गुजराल को पटना से चुनाव लड़वाया और गुजराल चुनाव जीते भी, लेकिन लोकसभा के सदस्य ना बन सके, क्योंकि चुनाव आयोग को पक्के सबूत मिले कि पटना चुनाव में जमकर धांधली हुई है और गुजराल की सदस्यता रद्द कर दी गई और यहाँ से उस सभ्य राजनेता के दामन में दाग लगने का सिलसिला शुरू हुआ। अब गुजराल को लगने लग चुका था कि अब उनका राजनीतिक करियर खत्म होने के कगार पर आ चुका है। लेकिन पासा तब पलट जाता है जब बिहार में राज्यसभा के सांसदों की लिस्ट बन रही थी और उस सांसदों में बिहार के राजनेताओं के साथ एक पंजाबी राजनेता को जोड़ दिया जाता है जिसका नाम होता है इंद्र कुमार गुजराल। और इस तरह से लालू यादव ने गुजराल की पॉलिटिक्स में फिर से एंट्री करा दी थी। और फिर जब देश में देवगौड़ा की सरकार आई तो लालू यादव के समर्थन पर गुजराल को फिर से विदेश मंत्री बना दिया गया था। ये गुजराल के लिए ऐसा ही था जैसे उनकी किसी ड्रीम चीज को कोई उनसे छीन कर ले गया हो और वो फिर उन्हें मिल गई हो। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम था कि कुछ ही समय बाद उनके सर देश का सबसे चमकता हुआ सरताज चढ़ने वाला है। और अब दौर था 1997 का। कांग्रेस ने देवगौड़ा सरकार से अपना समर्थन वापस खींच लिया और देश में देवगौड़ा की सरकार गिर गई। 12 अप्रैल 1997 को देवगौड़ा ने इस्तीफा दे दिया। अब संयुक्त मोर्चे ने सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बना ये संयुक्त मोर्चा अपना नेता किसे बनाए। और अब शुरू होती है असली कहानी। पीएम बनने का ताज कभी किसी के सर चढ़ता तो कभी किसी के सर। सुबह कोई प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में सबसे आगे रहता तो शाम ढलते ढलते उसके नाम का कहीं अता पता ही नहीं होता। देवगौड़ा के इस्तीफा देने के बाद सबसे आगे नाम जो था वो था मुफनार का। ये वही मुफनार हैं जिन्होंने कांग्रेस को दो फाड़ करके टीएमसी यानी तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी। उनके लोकसभा में 21 सदस्य थे, साथ में डीएमके के 17 सदस्यों के समर्थन के साथ उनकी दावेदारी काफी मजबूत भी थी। लेकिन मुफनार का सपना तब टूटा जब सभी पार्टियों ने आपसी सहमति से ये तय किया कि पीएम बनाने का सबसे पहला फैसला उस पार्टी को मिलेगा जो संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा होगी, जो था लेफ्ट फ्रंट। संयुक्त मोर्चे में शामिल दलों ने लेफ्ट फ्रंट से अपील की कि ज्योति बसु, जो उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लगभग सभी दल इस पर सहमत थे। ज्योति बसु भी तैयार थे, लेकिन उनके पार्टी के ही तमाम नेता नहीं चाहते थे कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ज्योति बसु ऐसे गठबंधन का नेता ना बने जो महीने भर भी सरकार चलाने की काबिलियत ना रखता हो। और इन सभी कारणों से ज्योति बसु को भी अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा। और अब 17-18 सीटों के साथ मुलायम सिंह यादव ने भी अपने दावेदारी ठोकी। सभी पार्टियां उनको लगभग प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो थी वो उनके ही पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की थी। उनका कहना था कि अगर किसी यादव को ही प्रधानमंत्री बनाना है तो वो क्यों नहीं बन सकते। और दोनों के आपसी लड़ाई की वजह से मुलायम का नाम भी कट हो चुका था। और फिर नाम उठा कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई का। यहाँ तक कि संयुक्त मोर्चा के बड़े नेताओं ने भी मीडिया के सामने आकर ये कह दिया कि उनके नेता प्रतिपक्ष यानी प्रधानमंत्री एसआर बोम्मई होंगे।
लेकिन संयुक्त मोर्चे की कुछ पार्टियों ने इस पर आपत्ति जताई और फिर आपसी सहमति से मुंबई के नाम को भी हटा दिया गया। और फिर शरद यादव के दिल्ली के निवास पर ऐतिहासिक डिनर हुआ, जहां ये फैसला होना था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और अब प्रधानमंत्री के चेहरे पर आखिरी मोहर लगनी थी और लालू यादव का वो आखिरी दांव जिसने पूरी तस्वीर पलटकर रख दी। लालू यादव ने इंद्र कुमार गुजराल का नाम आगे किया और गुजराल के नाम पर लगभग सभी पार्टियां सहमत थी। जो असहमत भी थी वो कुछ ही मुद्दों पर थी, लेकिन गुजराल को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। और जब इंद्र भवन में मीटिंगों का सिलसिला चल रहा था, नेताओं में हलचल थी, इंद्र कुमार गुजराल भी कुछ मीटिंगों का हिस्सा थे, कुछ का नहीं थे। और अंत में रात होते होते जब वो थक गए, तब उन्होंने टीडीपी के सांसद को अलॉट एक कमरे में जाकर सो गए। रात के लगभग 2 बजे सारी मीटिंगों का दौर समाप्त हुआ और गुजराल के नाम पर फाइनली मोहर लगी। तब चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक सांसद को इशारा करते हुए कहा, जाओ गुजराल साहब को सूचित कर दो। और वो सांसद गुजराल के कमरे में पहुंचा और नींद में मग्न गुजराल साहब को हिलाते हुए बोला, उठिए जनाब, कल सुबह आपको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है। गुजराल बहुत खुश हुए और उन्होंने उस सांसद को गले से लपेट लिया। उस अनजान से टीडीपी सांसद को इतने जोर से गले लगाकर मानो गुजराल कहना चाह रहे हों कि आखिरकार मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे चाहत थी। अब गुजराल के प्रधानमंत्री बनने की बात की राह आसान नहीं होने वाली थी। लगभग सभी विपक्षी नेताओं और प्रतिपक्ष के नेताओं को ये लग रहा था कि गुजराल 1 महीने भी सरकार नहीं चला पाएंगे। गुजराल ने सरकार तो कुछ दिन चलाई, लेकिन वो उन चुनौतियों का सामना नहीं कर सके जो उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी थी। वो उनके सामने नतमस्तक हो गए और अपने सभ्य पुरुष के टाइटल में इतना दाग लगाया कि वो सभ्य पुरुष कहीं धूमिल सा हो गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक दामन पर दाग लगाने का सिलसिला अपने राजनीतिक आका लालू प्रसाद यादव को बचाने की कोशिश से की। लालू यादव को चारा घोटाला में आरोपी बनाया गया था और उनकी गिरफ्तारी होनी थी और इसके लिए केंद्र की सरकार को राज्यपाल को मंजूरी देनी थी। लेकिन गुजराल ने ऐसा न करते हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट सौंपने वाले सीबीआई चीफ जोगिंदर शर्मा को ही पद से हटा दिया। अपने राजनीतिक आका को बचाने के चक्कर में गुजराल इस हद तक भी गिरे। ये सिलसिला यही नहीं रुका, उन्होंने अपने दामन पर इससे भी बड़े दाग लगाए। और फिर जब मुलायम सिंह यादव के कहने पर इंद्र कुमार गुजराल ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की, हालांकि वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सके क्योंकि इस पर स्वयं राष्ट्रपति ने विरोध जताया था। तब उन्होंने अपने दामन पर एक और गहरा दाग लगा लिया था और इस तरह से उनकी ये कोशिश उनकी व्यवस्था को साफ तरह से झलकाता है, क्योंकि एक कुशल राजनेता, एक समझदार राजनेता अपने विवेक से कभी ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता। इस तरह से राजनीति में पारंगत एक कुशल राजनेता ने अपने राजनीतिक दामन में खूब कालिक पोती। और फिर 4 दिसंबर 1997 का दिन इंद्र कुमार गुजराल का प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी दिन और उनके राजनीतिक कैरियर का शायद आखिरी ही दिन। और आपको याद दिला दें, इसी ही दिन गुजराल का जन्म हुआ था। और इस बीच उनके राजनीतिक कैरियर में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटा, वो हमने आपको वीडियो के पहले कुछ चंद लाइनों में ही शायरी के जरिए बता दिया था। प्याला जहर का हो या अमृत का अपना कर्तव्य समझकर पीते हैं। कुछ लोग एक जिंदगी में 1000 जिंदगियां जीते हैं। कुछ ऐसा ही राजनीतिक सफर था इंद्र कुमार गुजराल का भी, जिसमें उन्होंने एक जिंदगी में
हजार जिंदगियां जी, पेंडुलम की तरह कभी उनकी ज़िंदगी उन्हें इस मोड़ ले जाती जहां सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो कभी उस मोड़ जहां सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस बीच वो भद्र पुरुष, वो सभ्य पुरुष, वो राजनीति का एक कुशल राजनेता फंस कर रह गया। और इस तरह से अपने जन्मदिन से महज 4 दिन पहले 30 नवंबर 2012 को उस कुशल और सभ्य राजनेता इंद्र कुमार गुजराल का निधन हो गया। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे किसी और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।